नमस्कार दोस्तों, दुबे आईएएस अकेडमी के चैनल पर आज मैं आपके सामने है जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 का जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी, आज उसी की मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, मैं आपसे एक बार कह दूं कि ये अभी तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। निश्चित है कि आप लोग अपने चॉइस के आधार पर लैंग्वेज पेपर चूज करके आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, लेकिन आपको है किसी के कहने के आधार पर नहीं, आपको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो जरूर उसको चूज करना। 100 मार्क्स का है, ये मेरिट लिस्ट में इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जो हमारे द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, मैं आपसे ये कहता एक वादा भी करता हूँ, 100 में से 85 प्लस आप हमारी क्लासेस के माध्यम से 100% आप लेते आओगे, क्योंकि मेरा भी इच्छा है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मिला हुआ कई वर्षों के बाद, उसमें आप एक सीट अपना पक्का कीजिए। तो प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना है कि आज हमारी जो क्लासेस चल रही है, आज का जो टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है। एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस कहानी है जिसको कहते हैं ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद जो सामाजिक पीढ़ियों से 19वीं शताब्दी के सिचुएशन को उन्होंने एक लोगों के सामने प्रत्यक्ष रखा, किस प्रकार लोगों के बीच में एक है अमीर और गरीबी के बीच में जात पात के आधार पर इस समाज को बांटा गया है। ऐसे हम लोग कहा जा सकता है कि प्रेजेंट में उस निम्न स्तर के लोगों को ऊपर उठने के लिए एक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। चलिए, आज का हम लोग हमारी संविधान हम सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ओके, किंतु 19वीं 18वीं शताब्दी में लोग कैसे अपने आप को समाज में रहकर झेल रहे होंगे और कैसे अपना अस्तित्व को बचाकर आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। यही हमारी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है 18-19 शताब्दी के समाज की व्याख्या को लोगों के सामने एक प्रत्यक्ष रूप से रखे। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर प्रारंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक है ठाकुर का कुआं। लेकिन मैं आप टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार है, जो मैं यहाँ पर है चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्लस एक ऑनलाइन क्लासेस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए हिंदी पेपर 2, एक पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है मात्र 1100 रुपये आप में प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से जो क्लासेस करना चाहते हैं 1100 रुपये में आप क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज ये क्लासेस के साथ साथ मैं आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा एज पर न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न। जो अभी न्यू सिलेबस जारी किया गया उसके आधार पर आपको क्लासेस मिलेगा। डाउट क्लियरेंस सेशन आपको प्रारंभ किया जाएगा। ओके, इसके बाद टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा और उसके टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू टेस्ट भी होगा। प्यारे मित्रों, जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, और जेएसएससी जैसे आपका है पेपर थर्ड में, ध्यान है पेपर थर्ड जो रहेगा पूरा जीएस का जो कोर्सेज है मात्र आपका 9 से 99 रुपए में प्रोवाइड की जा रही है। ओके, आप यदि मेरा एक ही प्रोग्राम है कि 45 टू 60 डेज में ये पूरा कोर्सेज को एक कंप्लीट आपके सामने रखा जाए और मैं उस तरह से जो आपका सिलेबस उसी पैटर्न के आधार पर मैं लेकर चलूंगा। ऑलरेडी मेरी कई क्लासेस चल रही है, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है इस बार फॉर्म अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी मिला है या जिसको है क्लासेस से अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, तो आइए हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। और झारखंड के लेवल के जो झारखंड से क्लासेस करना चाहते हैं उनका है 499 रुपए में पूरा पैकेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 सभी क्लासेस हमारी चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। ओके, तो चलिए हम सभी अपने आज टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है जो कहानी लिखी गई है ठाकुर का कुआं। तो पहले आपके सिलेबस में ये भी है, जो भी राइटर्स हैं, लेखक हैं, उनके जीवनी के बारे में भी आपको है कंप्लीट स्टडी करना होगा। तो मुंशी प्रेमचंद, ओके, तो मैं यहां पर कह दूं मुंशी प्रेमचंद का जो 31 जुलाई 1880 को यानी 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनका जो जन्म हुआ था। ओके, इनका नाम था मुंशी प्रेमचंद राय और बचपन का नाम यानी प्रारंभिक जो नाम था वो होता है धनपत राय। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है ओके धनपत राय हो गया। जन्म स्थल हो गया वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ इनका
ओके, जैसे मृत्यु हो गया 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ। ध्यान रखिएगा 1936, यानी उस समय की सामाजिक स्थिति को हम लोग के सामने रखे कहानी के माध्यम से कि लोग कैसे रहते थे। और इनके पिता का नाम है अजायब राय, माता का नाम हो गया आनंदी देवी, भाषा हो गया जो दोनों भाषा में हिंदू और उर्दू में अपने आप को परफेक्ट महसूस करते थे। इनकी राष्ट्रीयता हो गई हिंदुस्तानी यानी भारतीय हो गए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गोदान, ध्यान रखिए गोदान हो गया, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, ओके, गबन, ये सभी इनका उल्लेखनीय कार्य हैं। ओके, और ये कैसे किस विषय पर सबसे अधिक है तो सामाजिक और कृषक जीवनी पर उन्होंने अत्यधिक है कहानियां उसके ऊपर लिखे। ओके, इस प्रकार हम सभी स्टडी कर रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां में, यानी इनके जीवन के बायोग्राफी के बारे में हम लोग स्टडी किए। नेक्स्ट आपका रहेगा, जैसे आज के प्रेजेंट की मैं बातें करता हूं तो ये देखिएगा, जैसे मुंशी प्रेमचंद का जो गांव है यानी वाराणसी जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय यानी एनएच पर है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ मुंशी प्रेमचंद स्मृति, यानी गांव के जैसे इनकी प्रारंभ होती है ना, ये कई यहाँ पर देख लीजिएगा, ये किसानों का और एक सामाजिक स्मृति के रूप में जो उन्होंने यहाँ पर दिखाया गया है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। यदि आपको जाने का मौका मिले जरूर एक बार जाइए और वहां पर इन्वॉल्व होइए। चलिए नेक्स्ट हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मुख्य पात्र है जिसको कहते हैं कैरेक्टर इसमें जिनका है, तो इनमें कई नाम को आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन पूरा जो स्टोरी है दो व्यक्तियों की स्टोरी। एक हमारा है बीमार व्यक्ति जिनका नाम है जोखू, ध्यान रखिएगा, एक बीमार व्यक्ति है जोखू है। जोखू जो हमारे पानी की प्यास लगती है और प्यास की बुझाने के लिए अपनी पत्नी गंगे से पानी मांगते हैं। ओके, आप देख रहोगे जो ये बाहर से कुएं से पानी लाकर अपने घर में रखती हैं। ये दोनों के है ऊपर स्टोरी बनाई गई है। और ये कुआं हो गया जो किसकी कुआं हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अभी है मुख्य पात्र के आधार पर दिखा रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां कहा, ये पूरे जो स्टोरी में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसको आप है जानकारी नहीं होगा या समझ नहीं पाओगे, तो मैंने आपको यहां पर रखा है। जैसे आपका वर्ड का यूज किया बास, बास का मतलब होता है बदबू। ओके, बदबू हो गया, बैड स्मेल हो गया। सीरा, सीरा का मतलब हो गया छोर, यानी जैसे कहा जाए कि साहू की ठाकुर की कुआं गांव के दूसरे सिरे पर थी, तो जब ऐसा वर्ड हो जाएगा यानी दूसरे किनारे पर थे। द्वार का मतलब होता है दरवाजा के किनारे जो बड़ा सा एरिया होता है उसको द्वार कहा गया है। बेफ्रिक का मतलब होता है निश्चित। मार्का का मतलब होता है व्यापार चिन्ह हो गया। और यहां पर है नाजिर शब्द का प्रयोग किया गया है। नाजिर का मतलब होता है लिपिका का प्रधान अधिकारी। ओके, मुहत्तिम का मतलब हो गया प्रबंधक हो गया। ये दो वर्ड का बार बार यूज किया गया है, इस बात को ध्यान रखें। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ठाकुर के कुएं में इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको यहां पर है, इसीलिए शब्दार्थ को एक जगह रखा। रिवाज का मतलब है रीतिगत। ओके, पाबंदी का मतलब है रोक। मजदूरी का मतलब होता है मजदूरी। ध्यान रखें, अभी हम लोग क्या करते हैं, वैगेज मजदूरी कहते हैं, तो इस हिंदी के वर्ड में आपका है मजूरी का वर्ड का प्रयोग किया गया। लात का मतलब होता है पैर, फुट। साया का मतलब होता है आड़। ओके, यानी किसी की आड़ में, पेड़ की आड़ में ऐसे वर्ड का प्रयोग किया, पेड़ की साया, तो समझ लेना उसकी पेड़ की आया होगा। बेगार का मतलब है बिना पैसा दिए हुए किसी से आप काम करवाते हो। ओके, बिना पेमेंट के बदले उसको काम करना, उसको कहते हैं बेगार। कलसिया हो जाए छोटा कलश हो गया। लौंडिया का मतलब होता है दासी। ध्यान रखें, मेड सर्वेंट जो होता है। छिनभर का मतलब है क्षण भर, कुछ समय के लिए। रियायत का मतलब होता है छूट। ओके, सहजोर का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर। और हलकोर का मतलब होता है छोटी लहर। ध्यान रखें, इस प्रकार इस पूरे कहानियों में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है आपको एक बार यहां पर जानना है। तो हम सभी आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं कहानी के साथ। कहानी में है ठाकुर का कुआं। देखिए, जोखू जो आपका एक बीमार व्यक्ति था, उसको प्यास लगती है,
जब प्यास लेते उसके बगल में एक लोटा रखा हुआ था। ओके, लोटे में पानी था और जब पानी पीता है तो उस पानी पीने के बाद उसको बहुत बड़ा स्मेल आता है। ऐसा लगता है कि इस पानी में जानवर मरे हुए थे और उसी पानी को लाकर यहां पर रख दिया गया। ओके, तो क्या जोखू पानी पी पाएगा? तो नहीं। तो जोखू अपने पत्नी गंगी से कहता है कि ये कैसी पानी मेरे सामने लाकर रख दी हो, जो पानी वास कर रहा, हमको पी नहीं पा रहे हैं। तो यहीं से इस कहानी का प्रारंभ स्टार्ट होता है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता है, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि जोखू एक बीमार व्यक्ति था जिसको प्यास लगी, और प्यास लगी तो वो हमारा पानी पीता है, लोटे से मुंह में जैसे ही लगाया उसको सड़ा हुआ पानी एहसास होता है। ओके, तब गंगी जो उसकी पत्नी थी, प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था। ओके, यानी उसके जो घर था उससे कुआं काफी दूर था और शाम को पानी भर कर लेकर आकर अपने घर में रख देती थी और बार बार जाना मुश्किल था। यानी जब उसकी पानी की आवश्यकता होगा उस कुएं के पर जाना है, ये गंगी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। कल वह पानी लाई जिसमें बू बिल्कुल न थी। यानी कल जो वो पानी लेकर आई थी उसमें बू का मतलब गंध नहीं था। आज पानी में बदबू कैसे आ गई, यहां पर हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार देखिए, थोड़ा सा फोन आ गया था। देखिए, कल वह पानी लाई जिसमें बू बिल्कुल न थी, आज पानी में बदबू कैसे आ गई? उन्होंने गंगी ने आश्चर्य से पूछा, कल पानी बड़ा क्लीन था, साफ था, आज बदबू कहां से आ गई? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच वह बदबू थी। यानी वह स्मेल करके सूंघ कर देखती है तो वह उसमें से बदबू आ रही थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया है, और मगर दूसरा पानी अब लाए कहां से? यानी दूसरा पानी आवे कहां से? आवे का मतलब है लाना। अब कहां से लेकर आए? जो मेरे घर में पानी था वो तो स्मेल कर रही है, तो अब दूसरा पानी कहां से लेकर? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। ओके, तो ठाकुर को कुएं पर कौन चढ़ेगा? और इस गंगी का हिम्मत नहीं था कि वह ठाकुर के कुएं पर जाए और वहां से पानी लेकर आए। ओके, दूर से लोग डांट बताएंगे और जैसे ही लोग देखेंगे वो डांट कर वहां से भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के जिस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? और चौथा जो कुआं, यानी गांव में टोटल कितने कुएं हो गए? 4। चौथा कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिनों से बीमार है, कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा है, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता है और ला थोड़ा सा पानी नाक बंद करके पी लूं। अब यहां से मैंने क्या बोला कि ये जो एक है पैराग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा, दूसरे पैराग्राफ में है ठाकुर का जो कुआं है वहां पर क्लीन पानी है, साफ पानी है, लेकिन वो गंगी को जाने का हिम्मत नहीं होता है क्योंकि जैसे ही जाएगी तो वहां से मारकर लोग भगा देंगे। ओके, और कुछ ऐसे कुआं हैं जो बहुत गांव के दूसरे छोर पर है, दूसरे किनारे पर है, वो जा नहीं सकती है। तब लास्ट में जोखू कहता है कि लाओ, प्यास से मेरी गले सूख रही है, ऐसा लग रहा है कि प्राण चली जाएगी, तो नाक बंद करके हम इस पानी को पी लेते हैं। ओके, गंगी ने पानी न दिया, लेकिन गंगी ने वो जानती थी कि पानी ये खराब है, पीने से उसका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा, खराब पानी पीने से बीमारियां बढ़ जाएगी, इतना जानती थी। परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल लेने से उसकी खराबी जाती रहेगी। गंगी को एक गांव की महिला थी, वो नहीं जानती थी कि पानी में जो बदबू आ रही है उसको गर्म करने से दूर किया जा सकता था। डायरेक्ट उसका सोच था कि अब हम तालाब के कुआं के किनारे जाकर और कुएं से पानी लेकर आएंगे। ये अब उसके माइंड में चल रहा। तो बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा हुआ है, कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूं, घबराओ मत, हम कुएं से दूसरा पानी लाकर आपको दे देंगे। तो ये पहला स्लाइड में था, आप लोग स्टोरी का तार्किक महत्व को आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है
जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, यानी जोखू को आश्चर्य लगा कि अब कहां से ये पानी लेकर आएगी, तो पानी कहां से लाएगी। ठाकुर और साहू के, ध्यान के, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, लेकिन क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। ठाकुर और साहू के पास कुआं है, लेकिन क्या वो पानी भरने देंगे या नहीं देंगे। ओके, हाथ पाव तुड़वा आएगी और ये पानी भरने जाएगी तो ठाकुर के लोग उसके ऊपर लाठी बरसाएंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे और कुछ नहीं होगा और पानी भी नहीं मिलेगा। तो इसी मन में ये कौतूहल जो बातें है, ये किसके मन में चल रहा है, तो जोखू के मन में चल रहा है। ओके, बैठे चुप से और बैठ चुप से ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे और साहू क्या करेगा, जहां 1 पैसा लेना है वहां 5 पैसा ले लेगा। गरीबों का दर्द कौन समझता है। अब उसके मन में ये भावना चल रही है कि हम सभी गरीब हैं, ये समाज से पीड़ित लोग हैं। ओके, ये हमारे दर्द को वे लोग समझेंगे क्या। वे लोग तो मौज मस्ती से वे लोग रह रहे हैं, हम तो मर भी जाएं तो कोई द्वार तक झांकने नहीं आएगा। यदि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे उस कंधे पर, लाश को कंधे पर उठाने वाला लोग भी नहीं मिलेंगे। ओके, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने भी न देंगे। और हमारे मृत्यु के बाद जब यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति हमारे घर में मर जा रहा है तो कंधा उठाने की तो अलग बात है, कोई हमें एक चुटकी पानी भी नहीं देगा पीने के लिए। यानी समझिए उस समय का समाज की स्थिति को मुंशी प्रेमचंद्र ने एक ऐसे रूप से दिखा रहे हैं जैसा लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने घटना घट रही है। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती। अब गंगी को मन में बातें चले तो गंगी इसका जवाब क्या देती, अब यहां पर सोचने लगी। ओके, किंतु उसने यह बदबूदार पानी पीने को न दिया। किसी भी स्थिति में उन्होंने कहा यदि ये बदबूदार पानी आपको देंगे तो आपका और हेल्थ यानी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यानी किसी भी परिस्थिति में गंगी ने अपने पति जोखू को पानी नहीं देती है। ओके, इस प्रकार आप लोगों ने देखा। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो रात के 9 बजे, रात के एकदम 9 बजे हैं, अंधेरा छाया हुआ है। ओके, तो थके मांदे मजदूर तो सो चुके हैं और जितने भी गांव में काम करने वाले लोग मजदूर हैं सब अपने अपने खाट पर सोए हुए हैं। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे और ठाकुर के जो चापलूस थे, जो नौकर थे, वो उसके सामने जमा थे, जो बेगारी के रूप में उसकी सेवा करते थे। ओके, तो मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा और न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी और आपस में ये लोग हैं बातें कर रहे हैं अपनी ही हमारा कि किस प्रकार ठाकुर एक शक्तिशाली है, ये बातें हो रही। कितने होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और ठाकुर के पास इतना अत्यधिक पैसा है कि ठाकुर गलत करता है तो रिश्वत के माध्यम से वो छूट जाता है और निर्दोष साबित हो जाता है और साफ निकल गए। किंतु अकलमंदी से एक मार्ग के मुकदमे की नकल ले आए। ओके, मैंने अभी कहा नाजीर और मुहतमी सभी कहते हैं कि नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता है, कोई 100 मांगता है। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उठा दी और काम करने के ढंग चाहिए। और इसी समय सब आपस में यहाँ पर बातें हो रही है नाजीर और मुहतमी के द्वारा। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंचती है और जब यहाँ पर बेगारी लोग जब ठाकुर की सेवा करते हैं, दरवाजे पर खड़े होते हैं, उसी समय रात में हमारे गंगी कुएं तक पहुंच जाती है। कूपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। एक छोटी सी कूपी थी जो बहुत ही कम रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में, ओके, जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। आड़ का मतलब होता है किनारा, छुप कर रहना। एक गंगी क्या करती है, एक पेड़ के किनारे वो आड़ लेकर खड़ी रहती है, कब मौका मिले तो मौके के इंतजार में। ये कुएं का पानी सारा गांव पीता है और वो जो कुआं है, कुआं का पानी सारा गांव पीता है। लेकिन कुछ ऐसे समाज में लोग रहते हैं जिसको तुच्छ न समझा जाता है, निचले कास्ट के समझा जाता है, उनको इस कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। ओके, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते हैं, सिर्फ हम ही लोग हैं जो इस कुएं का पानी का प्रयोग यूज नहीं कर सकते हैं।
इस प्रकार गंगी की विद्रोही रिवाज पाबंदियां और मजबूरी पर चोट करने लगी। और जो विद्रोही दिल था कि कैसे हमारी समाज में लोग रहते हैं जो एक बूंद पानी तक पीने नहीं देते हैं, गांव के सब लोग भर सकते हैं इस कुएं से पानी, किंतु हम बदनसीब हैं, हम यहां से पानी नहीं भर सकते हैं। ओके, हम क्यों नीच हैं और अपने आप को नीच मानती है? आखिर क्या हम गुनाह किए हैं कि इस नीच जात में हम जन्म लिए हैं? और ये लोग क्यों ऊंचे हैं और ये लोग किस आधार पर ऊंचे हैं? इन्होंने मन में कौतूहल चल रहा है, मन में आपस में क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर हम नीचे हैं और ऊंचे ये किस तरह से है। ओके, इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं, तो एक गले में जनेऊ, जो ठाकुर के लोग थे साहू के लोग, तो गले में जनेऊ डाल लिए, तो क्या इसीलिए वे लोग ऊंचे हो गए? ध्यान के, यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। छठे का मतलब होता है बदमाश है, ये चोरी ये करे और जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। और अभीश ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिया के भेड़ चुरा ली और उन्होंने कहा सभी जुर्म, सभी गलती, गुनाह ठाकुर लोग करते हैं और दोषी हम लोग को ठहरा है। और ठाकुर के ऊपर एक और प्रश्न चिन्ह लगा। ध्यान रखिएगा, ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडेरिया की एक भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया, तो इसके ऊपर भी कोई भी हमारा गुनाह नहीं हुआ। इन्हीं पंडितों के घर में तो 12 मास जुआ होता है। पंडित जो होते हैं घर में जुआ खेलते हैं और साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। जो साहू है घी में तेल मिलाकर बेचता है। ओके, काम कर लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है और उनके घर में जो लोग काम करते हैं उसकी मजदूरी तक नहीं मिलती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं, यानी किस किस बात में, या अर्थात का हम किस, वो लोग ठाकुर साहू जो भी होते हैं, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये ऊंचे वर्ग से संबंधित हैं? गुनाह वे लोग करते हैं, निर्दोष भी वही लोग हो जाते हैं। ओके, हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं, यानी हम लोग कह कर नहीं चलते ओके कि हम ऊंचे हैं नीचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड या कि हाँ ऊंचे हैं। यानी ये जो स्लाइड हो गया ये ठाकुर हो गया जो अपने के ऊंचे से कहना पसंद करते हैं कि हम ऊंचे वर्ग से, ऊंचे जात से है। तो उन्हीं की गुनाहों को, इतना गुनाह करते हुए भी हम सामाजिक प्रीति क्या है कि ऊंचा कर रहा है, उनको रिस्पेक्ट दे रहा है। हम लोग इतना मजदूरी करने के पश्चात भी कुछ पैसे नहीं मिल पाते हैं पेमेंट के रूप में, प्लस पानी नहीं मिल पाता है, भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, फिर भी हम लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोग नीचे वर्ग के हो जाते हैं। ये सभी बातें हैं किसके मन में? गंगी के मन में चल रहा है। किसी से बातें नहीं करनी है, आपस में, यानी मन के अंदर जो भावना है। तो यहां मुंशी प्रेमचंद्र ने प्रत्यक्ष रूप से रखा कि गंगी के मन में किन किन बातों की हलचल उठ रही है, लहरें उठ रही है और अपने आप से हमारा लड़ भी रही है कि हम नीच वर्ग के हैं, आखिर क्या गुनाह किए हैं। ओके, नेक्स्ट, कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी जी छाती धक धक करने लगी और जैसे कुएं के तरफ तक किसी की आहट होती है, लग रहा है कि कोई व्यक्ति कुएं के तरफ आती है और गंगी की हमारे जो छाती था वो धक धक डर से करने लगता है कि कहीं कोई हमें देख ना ले, कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा, एक लात भी तो नीचे ना पड़े, यानी कोई देख लेगा कि हम इस बदनसीब नीच वर्ग के लोग ये यहाँ पर कुएं के सामने खड़े हैं, जो देखेंगे ऐसा हमें पीटेंगे कि उसका एक लात जो रहेगा यानी पैर रहेगा वो उसके नीचे न गिर के हमारे शरीर पे गिरेगा, इतनी हमारे पीटेंगे। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वृक्ष के किनारे, साया में वृक्ष के किनारे जाकर खड़ी हो जाती, छिप जाती है। कब इन लोगों की दया आती और किसी पर, अब सोचती है काश ये लोग हमारे ऊपर दया कर देते। ओके, बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीने लहू थूकता रहा, यानी लहू लुहान हो गया। यानी जो मंगू एक व्यक्ति था वो इतना अत्यधिक पिटा चुका है कि लहू लुहान हो गया था, फिर भी लोगों ने उस पर दया नहीं किया। वो सोचने लगती है कहीं उसी तरह से मेरी पिटाई ना हो जाए, इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी और इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। यानी उन्होंने इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने पेमेंट मांगने गया और बेगारी में इसे काम करवा लिया।
कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। कुछ स्त्रियां जो पानी भर रही थी कुएं, इनमें से बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। कि ये आपस में स्त्रियां बातें कर रही है कि जैसे हम सभी ने खाना खाना जाने लगे, तब तक है ये मर्दों का अर्थात आदमी का आवाज़ आता कि जाओ पहले तुम पानी भर कर लेकर आओ। ओके, और घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों की जलने होती है। जब घर की स्त्रियां आराम से कुछ समय बैठ लेते हैं तो मर्द जलने लगते हैं और जबरदस्ती बिना वजह का वो काम करवाना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, यह तो न हुआ कि कलशिया उठाकर भर लाते हैं। हाँ, उनके मन में यह नहीं हुआ कि चलो घर में पानी नहीं है, कुछ हम भी तो भर कर लेते हैं। ओके, बस हुक्म चला दिया और ताजा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो हैं, यानी दासी ही तो हैं, यानी दासी की तरह वे हमारे जो मर्द थे, जो आदमी थे, व्यवहार कर रहे थे। देखिए, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। एक स्त्री कहती है कि लौंडिया नहीं तो और क्या तुम, यानी दासी नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती क्या, घर में तुमको रोटी कपड़ा नहीं मिल रहा है? 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले लेती हो तो और लौंडिया कैसी होती है। मत जलाओ दीदी, क्षण भर आराम करने की जिद तरस कर रह जाता है, यानी जरा सा भी हम क्षण भर भी हम आराम नहीं कर पाते हैं। हाँ, हमारी दिल मचल जाता है, काश हमें भी कुछ आराम मिल जाता है। देखिए किस प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र ने, ऐसा लग रहा है कि हम सभी के सामने ही घटना घट रही है। इतना काम किसी दूसरे के घर में करती तो कुछ आराम से रहती, ऊपर से वो एहसान मानता, और यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। यानी अपने घर में यहाँ पर काम करते रह जाओगे तो कोई आपका महत्व नहीं है। ये दूसरे घर में काम करते कुछ महत्व भी मिलता, कुछ पैसा मिलता, कुछ समय आराम भी हम सभी कर लेते हैं। ओके, दोनों पानी भरकर चली गई और दोनों स्त्री आपस में बातें करते रहती है और फिर वो पानी भरकर चली जाती है। ओके, ठाकुर दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगे वृक्ष की छाया से निकली और कुएं को जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे, कुछ लोग वहां से चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजे बंद के अंदर आंगन में सोने जा रहा था। और ठाकुर जब रात की अंधेरी थी, 9 बजे पहुंची, ये बजने में आपका 1 घंटा लग गया होगा, और सभी कोई हमारा अपने अपने घरों में जाकर आराम करने सोने चले जाते हैं। गंगी ने क्षणिक सुख की सांसें ली और गंगी के मन में एक चलो अब सभी कोई चले गए, अब हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमारी किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ के न गया होगा। अब कहती कि एक समय था कि अमृत भी जब चोरी करने गए थे तो इतना हमारा है समझ बूझ कर नहीं गए थे, इतना बच कर नहीं गए थे जितना हम जा रहे हैं एक छोटा एक आपका है कलश पानी लाने के लिए। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। ओके, विजय का ऐसा अनुभव हुआ है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। और गंगी को लगा अब हम इसमें सफलता मिल चुकी है। उसके मन में एक चेहरे पर मुस्कान झलक आती है। ओके, उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला और रस्सी को घड़े में बांध करके वो कुएं के अंदर डालती है। दाएं बाएं चौकोने दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु को किले में सुराख कर रहा है। अब चारों तरफ इधर उधर देखती है, ऐसा लग रहा है कोई हमारा ध्यान रखेगा। कोई सिपाही रात्र के शत्रु का मतलब दुश्मन है, दुश्मन के घर में अंदर जाने के लिए सुराख बना रहा, उस तरह से वो चाको चौकोनी चारों तरफ से देखते रह जाती है। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस पल में यदि कोई हमें पकड़ लेता तो माफी नहीं देता बल्कि सजा देता। रियायत का मतलब है छूट भी कुछ नहीं मिलता। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और हे ईश्वर, हमें ऐसा मौका मिला हुआ है तो कोई भी हमारे कुएं पर न आए, हम पानी भरकर चले जाए। वो ईश्वर से दुआ करती है, समझ गए। तो देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। और ईश्वर को याद करके घड़ा कुएं में डालती है। तब तक क्या होता है अब समझिएगा। घड़े में पानी का गोता लगाया और बहुत ही आहिस्ता से और धीरे धीरे पानी घड़ा जो था ये कुएं में उतरते चला गया और पानी में लगा और पानी भरना प्रारंभ होता है। और जरा भी आवाज नहीं हुई, जरा से इतना हमारा है स्लो मोशन में काम कर रहे ये गंगी ताकि कोई जाने नहीं।
गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे और घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा और धीरे धीरे गंगी क्या करती है, इस रस्सी के माध्यम से घड़े को ऊपर खींचना प्रारंभ कर देती है। ओके, कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था और धीरे धीरे क्या, यानी इतनी हमारा है स्लो मोशन में अब प्लस ऊपर खींच रही है ताकि लोगों को मालूम न चल सके। गंगी झुकी कि घड़े का पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। जैसे ही घड़ा ये कुआं से निकालना चाह रही थी गंगी, तब तक है ठाकुर का दरवाजा जो था वो अचानक खुल गया। ऐसा लगा कि शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा, ऐसा लगा कि शेर के मुंह में हम फंस गए हैं। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई और है डर के मारे उस कलेजा धक धक करने लगा और डर के मारे है कुएं में रस्सी छोड़ देती है और रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरता है और पानी गिरने से अचानक हिलकोरे की आवाज सुनाई देती है। अचानक है पानी में गिरे हुए जिस वस्तु होता है उस तरह से आवाज सुनाई देती है और चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है? ध्यान रखिएगा, ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भाग जा रही थी। और गंगी डर के मारे वो क्या करती है कि उसी पर सभी सामान को छोड़कर वो भाग दौड़ कर भाग जाती है। घर पहुंचकर देखती है कि जोखू लोटा मुंह से लगाए कहीं मैला गंदा पानी पी रहा था और डर के मारे उसके मन में अब होता है कि ये अब जोखू किसी तरह से तो घर भाग गई और वहां देख रही तो वही जोखू जो था वही बदबू पानी पी रहा है। अब उसके मन में ये कई भावना चली जाती है कि अब हमारे समाज में ये कैसे सुधार होगा, कैसे हम सभी को हर तरह के आपका है सुख सुविधा से लैस किया जाएगा। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र ने सामाजिक व्यवस्था को ये हमारे सामने रखा कि किस समय के लोग उस समय कैसे रहते थे। तो प्यारे मित्रों, ये रहा ठाकुर को कुआं का कहानी और इससे संबंधित किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होगा वो आपको है नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल्स मिलते चला जाएगा। ओके, धन्यवाद।